कभी सोचा है कि हल्दी लगे हाथों पर या कपड़े पे जैसे ही साबुन लगता है वो जगह फौरन लाल क्यों हो जाती है? या फिर जब पेट में जलन या एसिडिटी होती है तो घर के बड़े बुजुर्ग पानी में खाने का सोडा मिलाकर पीने की सलाह क्यों देते हैं? ये सवाल तो लगभग हर घर में उठता होगा। हाँ, और ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर हर पल होने वाली एक अदृश्य केमिस्ट्री का हिस्सा है। बिल्कुल। आज हम विज्ञान की किताब के एक चैप्टर के जरिए इसी अदृश्य केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड, बेस और सॉल्ट असल में हैं क्या। और ये सिर्फ केमिकल के नाम रटने के बारे में नहीं है, ये उस छिपे हुए नियम को समझने जैसा है जो तय करता है कि नींबू खट्टा क्यों है या साबुन चिकना क्यों लगता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अम्ल और क्षारक मतलब एसिड और बेस, ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर असल में इनका मतलब क्या है? देखिए, सबसे सीधी साधी पहचान तो स्वाद की है। ज्यादातर एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे इमली, टमाटर, सिरका। हाँ बिल्कुल। इमली में टार्टरिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है कि हर चीज को चक्कर नहीं देखना है। बिल्कुल, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हमारे पास सूचक या इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब जासूस की तरह? एक तरह से, हाँ। ये ऐसे पदार्थ हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। लिटमस पेपर तो सबसे मशहूर है। हाँ, लिटमस के बारे में तो सबने सुना है। एसिड में लाल और बेस में नीला हो जाता है। सही, लेकिन प्रकृति में ऐसे कई जासूस छिपे हैं। लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी या गुड़हल के फूल। अच्छा, हल्दी। तो जो शुरू में हमने बात की थी, साबुन लगने पर हल्दी का लाल होना, वो इसीलिए होता है क्योंकि साबुन एक बेस है, यानी क्षारक, और हल्दी उसके संपर्क में आते ही अपना रंग बदलकर लाल हो जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मैंने स्रोतों में एक और चीज पढ़ी, गंध वाले सूचक। मतलब क्या हम किसी चीज को सूंघ कर भी बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस? सुनने में अजीब लगता है, पर ये सच है और बहुत काम का भी है। इसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? हाँ, जैसे प्याज के खास गंध होती है ना, बहुत तेज। अगर आप प्याज के रस में कोई एसिड मिलाएं तो गंध वैसी ही रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उसमें कोई बेस मिलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्याज की वो तेज गंध पूरी तरह से गायब हो जाती है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो उन लोगों के लिए कितना मददगार हो सकता है जो देख नहीं सकते। बिल्कुल, ये विज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां असली एक्शन होता है, जब ये एसिड और बेस दूसरी चीजों से मिलते हैं। मैंने पढ़ा है कि अगर एसिड में कोई धातु डाल दी जाए तो काफी कुछ होता है। हाँ, ये इनकी सबसे खासियतों में से एक है। जब ताकतवर एसिड धातुओं से मिलते हैं तो वो उन्हें घोलना शुरू कर देते हैं, और इस रिएक्शन में दो चीजें बनती हैं, एक तरह का नमक और दूसरी हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस की एक बहुत मजेदार पहचान है ना? हाँ, अगर आप गैस निकलने वाली जगह पर जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं तो वो पॉप की छोटी सी आवाज के साथ जलेगी। पॉप, मुझे याद है स्कूल में ये प्रयोग करते हुए बड़ा मजा आता था। उस पॉप की आवाज से लगता है कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों के फॉर्मूले नहीं है, ये असली है। तो क्या बेस भी धातुओं के साथ ऐसा ही करते हैं? सभी नहीं, लेकिन कुछ ताकतवर बेस कुछ खास धातुओं के साथ ऐसा करते हैं, जैसे जिंक। ठीक है, अब एक और आम चीज, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा। जब इन पर एसिड गिरता है तब क्या होता है? वो बेकिंग सोडा और सिरके से ज्वालामुखी बनाने वाला प्रयोग। वो ज्वालामुखी का प्रयोग इसी रिएक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब भी कोई एसिड किसी धातु कार्बोनेट से मिलता है तो तेजी से बुलबुले निकलते हैं, और ये बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। बिल्कुल, CO2 गैस। और इस गैस को पहचानने का भी एक खास तरीका है। अगर आप इसे चूने के पानी से गुजारें तो वो फौरन दूधिया हो जाता है। समझ गया। लेकिन जो सबसे जरूरी रिएक्शन लगता है वो है जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं। इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, सही कहा? आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये प्रकृति के संतुलन का सिद्धांत है। संतुलन का सिद्धांत? हाँ, दो बिल्कुल विपरीत ताकतें, एक एसिड और एक बेस, जब मिलती हैं तो वे एक दूसरे की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। एक दूसरे को न्यूट्रल कर देती हैं? हाँ, और इस प्रक्रिया में स्थिरता पैदा करती हैं, यानी नमक और पानी। एसिड की ताकत हाइड्रोजन आयन
H पॉजिटिव से आती है और बेस की ताकत हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव से। जब ये दोनों मिलते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके पानी यानी H2O बना लेते हैं। बस दोनों की ताकत खत्म। तो जब हमें एसिडिटी होती है और हम कोई एंटासिड लेते हैं तो हमारे पेट में ठीक यही हो रहा होता है। बिल्कुल यही। पेट का ताकतवर एसिड और एंटासिड का कमजोर बेस आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और जलन शांत हो जाती है। ये तो सीधा साधा विज्ञान है। हर चीज का एक संतुलन जरूरी है और शायद यहीं पर पीएच स्केल की भूमिका आती है। एकदम सही। पीएच स्केल को आप एसिडिटी का थर्मोमीटर समझ सकते हैं। थर्मोमीटर। हाँ, ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है। बीच में 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे साफ पानी। 7 से नीचे 0 की तरफ जाने पर एसिडिटी की ताकत बढ़ती जाती है। और ये कोई साधारण बढ़त नहीं होती, है ना? बिल्कुल नहीं। पीएच स्केल लॉगरिदमिक होता है, मतलब पीएच 6 के मुकाबले पीएच 5 10 गुना ज्यादा एसिडिक है और पीएच 4 100 गुना ज्यादा। 100 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। इसी तरह 7 से ऊपर 14 की तरफ जाने पर बेस की ताकत बढ़ती है। और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? हमारे शरीर में भी इसका कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। हमारा जीवन इस पीएच के संतुलन पर ही टिका है। हमारे खून का पीएच हमेशा 7.35 और 7.45 के बीच बहुत ही छोटे से दायरे में रहता है। अगर ये जरा भी ऊपर नीचे हो तो हम गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। और हमारे दांतों का क्या? कहते हैं कि मीठा खाने से दांत खराब होते हैं। क्या इसका भी पीएच से कोई लेना देना है? सीधा लेना देना है। हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो चीनी को खाकर एसिड बनाते हैं। इससे हमारे मुंह का पीएच गिरने लगता है। कितना? अगर पीएच 5-5.5 से नीचे चला जाए तो ये एसिड हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत इनेमल को घोलना शुरू कर देता है। इसी से कैविटी होती है। अच्छा, इसीलिए टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर टूथपेस्ट बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वो मुंह में बने अतिरिक्त एसिड को न्यूट्रल करके दांतों को बचाते हैं। यानी रोज सुबह हम अपने मुंह में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। एक तरह से तो हाँ। और जानवरों के डंक का भी जिक्र है। हाँ, जब कोई मधुमक्खी या चींटी काटती है तो वो हमारी त्वचा में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, जिससे तेज जलन होती है। और उस पर बेकिंग सोडा लगाने को कहा जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक हल्का बेस है। वो उस एसिड को न्यूट्रल कर देता है और दर्द में तुरंत आराम मिलता है। यही संतुलन मिट्टी के लिए भी जरूरी है। हर पौधे को एक खास पीएच वाली मिट्टी चाहिए। ठीक है, तो हमने एसिड और बेस की बात की, और जब वे मिलते हैं तो नमक बनता है। साधारण नमक तो न्यूट्रल होता है, तो क्या सभी नमक न्यूट्रल होते हैं? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। नमक की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे बनाने वाले एसिड और बेस कितने ताकतवर थे। मतलब? अगर एक ताकतवर एसिड और एक ताकतवर बेस मिले तो उनसे बना नमक न्यूट्रल होता है, पीएच 7। जैसे हमारा खाने वाला नमक? हाँ, लेकिन अगर एक ताकतवर एसिड और एक कमजोर बेस की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? जाहिर है एसिड। सही। तो उनसे बना नमक थोड़ा एसिडिक होगा, उसका पीएच 7 से कम होगा। और इसके उलट अगर ताकतवर बेस और एक कमजोर एसिड मिले तो नमक थोड़ा बेसिक होगा। ये तो रिश्तों जैसा ही है कि किसके गुण ज्यादा आते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा के आखिर में एक बहुत जरूरी और गंभीर विषय आता है, एसिड रेन, अम्ल वर्षा। जी, ये क्या है? एसिड रेन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब इंसान प्रकृति के पीएच संतुलन को बिगाड़ता है तो क्या होता है। मतलब? सामान्य बारिश का पानी तो न्यूट्रल होता है। नहीं, वो भी हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हल्का सा एसिडिक होता है, पीएच लगभग 5.6। लेकिन जब यह पीएच 5.6 से भी नीचे गिर जाता है तब उसे एसिड रेन कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? हमारी फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं जो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे बहुत ताकतवर एसिड बनाती हैं। और जब ये बारिश बनकर जमीन पर गिरता है तो ये तबाही मचाता है। ये संगमरमर से बनी इमारतों को खा जाता है। ताजमहल का पीला पड़ना इसी का एक नतीजा है। जब ये पानी नदियों और झीलों में जाता है तो वहां का पीएच इतना गिरा देता है कि मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। ये तो प्रकृति के संतुलन पर एक बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा। तो आज की इस बातचीत से ये बिल्कुल साफ है
कि एसिड, बेस और नमक सिर्फ केमिस्ट्री की लैब में रखी बोतलों के नाम नहीं हैं। ये एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे शरीर से लेकर हमारे भोजन और इस ग्रह के पर्यावरण तक हर चीज को कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल, और इसकी एक बुनियादी समझ हमें सिर्फ विज्ञान को बेहतर समझने में ही मदद नहीं करती, बल्कि हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में बेहतर फैसले लेने की दृष्टि भी देती है। आज की इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। स्रोत में बताया गया है कि दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाने से वो जल्दी खट्टा होकर दही नहीं बनता, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होने के कारण दूध के पीएच को बदल देता है। और एसिड बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। हाँ, तो इस जानकारी के आधार पर सोचें, हमारे घरों में खाने पीने की चीजों को बचाने के और कौन-कौन से पारंपरिक तरीके हो सकते हैं, जैसे अचार बनाना या मुरब्बा बनाना, जो शायद अनजाने में पीएच के इसी गहरे विज्ञान का इस्तेमाल करते आ रहे हैं।